अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर अकाउंटिंग लेक्चर। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को काफ़ी जो है वो डिस्कस किया था अकाउंटिंग के बारे में, और ये मैं आप एक डॉक्यूमेंट के तौर पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि चीज़ें आसान हों, चाहे वो गलत हों चाहे वो सही हों, पर चीज़ें आसान हों तो हमारी ज़िंदगी आसान बन जाएगी और हमें बस हम सवाल सॉल्व कर लें, हमारे पास कॉन्सेप्ट हो या ना हो। देखिए, इस साल तक तो सही है, लेकिन आगे जाके आप लोगों को प्रॉब्लम बहुत हो सकती है जब आप लोग फील्ड में जाएंगे या जब आप लोग आगे एजुकेशन हासिल करेंगे तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट जो भी हो, कहीं भी हो, किसी भी इलाके में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में हो, तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि वो कल किसी के सामने फेस कर सके, कल किसी के जो सवालात हैं उसके जवाब दे सके कॉन्फिडेंटली। अब होता ये है कि बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉमर्स कर लेता है, लेकिन उसको यही नहीं पता होता कि ये क्या है वो क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ें आप ऐसी सीख लें। तो मैंने आपके लिए स्पेशली एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है ताकि आप लोग अच्छी तरह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इसमें ऐसे लग रहा होगा कि आपको काफ़ी डिटेल है, लेकिन आपने इसमें जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आपने उसी तरह उसको याद कर लेनी है, इसी तरह उसको समझ लेनी है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी इनफ हो जाएगा कि आपकी बेसिक नॉलेज अकाउंटिंग के बारे में क्लियर हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखा है मैंने, देखें, स्कॉलर्स कॉलेज पीसीएस कैंपस प्रेजेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर टॉप पोजीशन होल्डर्स। हमारे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशंस आती हैं, अगर जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं। सबकी पोजीशंस नहीं आती, कोई फेल भी होता है, कोई पास भी होता है। A1 ग्रेड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आते हैं, A ग्रेड भी आते हैं, लेकिन बात वही है कि पोजीशन उनकी आती है जो टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और जो हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं। अब आप यहाँ अगर देखें गौर से, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अंडरस्टैंडिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, अकाउंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती है और एसेट्स क्या होते हैं। तो अब हमने पहले डिस्कस किया था ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है। कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है जिसके अंदर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है ट्रांसफर ऑफ मनी, पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, गुड एंड सर्विसेज आ रही हैं और गुड एंड सर्विसेज जा रही हैं। अब वो चाहे कैश पे जा रही हो या क्रेडिट पे जा रही हो, बात एक ही है। तो इसी तरह हमें पता होना चाहिए कैश ट्रांजेक्शन क्या होती है। कैश ट्रांजेक्शन वो होती है जिसमें कैश हमारे पास आ रहा होता है, यानी पेमेंट इन्वॉल्व होती है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो होती है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, फ्यूचर में हमारे पास बट विल बी, देखें यहाँ लफ्ज़ लिखा है बट विल बी पेड और रिसीव लेटर। तो दो किस्म की ट्रांजेक्शन होती है, एक होती है कैश ट्रांजेक्शन, एक होती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कि मैंने कोई चीज़ बेची, मेरे पास कैश आ गया, मैंने कोई चीज़ खरीदी, मैंने कैश पे कर दिया, ये मेरी कैश ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है कि जनाब मैंने कोई चीज़ खरीदी लेकिन पैसे अभी नहीं दिए, मैं बाद में दूंगा, वो मेरी लायबिलिटी है। या मैंने कोई चीज़ बेची है किसी को तो मुझे पैसे नहीं मिले तो मुझे बाद में मिलेंगे, तो ये मैंने आपको बताया ये मेरा अकाउंट रिसीवेबल है कि जिससे मैंने पैसा लेना होता है, वो मेरा अकाउंट रिसीवेबल है और ये मेरा एसेट्स है। और ये जो ट्रांजेक्शन कहलाएगी मेरी कहलाएगी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार पे दिए मैंने। कैश ट्रांजेक्शन जो होती है वो डील करती है कैश में, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि मैं उधार पे कारोबार करता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने एक नक्शा बनाया है कि जनाब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजेक्शन होती हैं। हमारे पास इंटरनल ट्रांजेक्शन भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है, कैश ट्रांजेक्शन भी होती है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होती है। अब इन्होंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जनाब बिजनेस ट्रांजेक्शन से ताल्लुक कैसे होता है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज सच एज परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। हम गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, हम अपने एम्प्लॉय को वेजेस पे करते हैं, सैलरीज पे करते हैं, हम रेंट पे करते हैं, हम डिविडेंड रिसीव करते हैं, हम उधार दे रहे होते हैं, उधार ले रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी जो है वो हमारी कहलाती हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब आप थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में लाजमी मनी ज़रूर इन्वॉल्व होगी, कि देखें यहाँ पे लिखा है मनी वर्थ। इसी तरह एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गुड एंड सर्विसेज लाजमी एक्सचेंज हो रही होंगी। हम गुड एंड सर्विस या तो ले रहे होंगे या फिर दे रहे होंगे, या खरीद रहे होंगे या बेच रहे होंगे। इनको हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट डालती हैं। अच्छा, हमने एक बात और डिस्कस की थी कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अच्छा, एक हमने और बात डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक जाता है डेबिट पे, दूसरा जाता है क्रेडिट साइड पे। अभी हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी कि डुअल एस्पेक्ट क्या होता है। डुअल का मतलब है टू,
डुअल एस्पेक्ट का मतलब है टू एस्पेक्ट, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू साइड्स, one is receiving side and one is giving side, and therefore it is said to have a dual aspect of every transaction. इक्वलिटी ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होती है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये हमारी बैलेंस शीट भी होती है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी होती है। बहरहाल अगर आप आगे देखें तो हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग के हवाले से या अकाउंट्स के हवाले से। तो अकाउंट्स बेसिकली इट इज़ अ रिकॉर्ड, ये क्या है, एक रिकॉर्ड है बोथ कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस का मेंटेन अंडर पर्टिकुलर हेड्स विच शोज द ट्रांजेक्शन एंड द इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन इज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट हम आपको बनाना सिखाएंगे, ये बेसिकली इसमें हम अपनी ट्रांजेक्शंस को, कैश ट्रांजेक्शन को, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कोई भी मनी, कोई भी वैल्यू अगर ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में, अच्छा ओनर को हम प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। मुख्तलिफ बिजनेस हमारे पास पार्टनरशिप के भी होते हैं, ये हम पीओसी में तफसील से पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस कौन से होते हैं। तो कोई भी अमाउंट अगर इन्वेस्ट हो रही है, कौन कर रहा है, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर, तो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल। और अब अगर एक से ज़्यादा ओनर है तो वो हमारे बिजनेस कौन से कहलाएंगे, पार्टनरशिप बिजनेस। ये मैं आपको तफसील से पढ़ाऊंगा पीओसी में, आप परेशान नहीं होइएगा कि पार्टनरशिप बिजनेस कौन से होते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कौन सी होती है, ये सब टॉपिक्स अभी आने हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो आप यू आर नॉट सपोज टू वरी। इफ द बिजनेस अर्न प्रॉफिट, देखिए मैंने येलो हाईलाइट किया है इसको, इफ द बिजनेस अर्न प्रॉफिट, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अगर आपको याद हो, अगर बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। और अगर कोई भी ओनर इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, नई इन्वेस्टमेंट, एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी इंक्रीज। ये देख लें प्लीज, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बिजनेस क्या अर्न करता है, प्रॉफिट, और मैंने आपको बताया था प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। रेवेन्यू में से आप एक्सपेंस को माइनस कर लें, अगर आपके रेवेन्यू ज़्यादा हैं, एक्सपेंस कम है, तो हमारा प्रॉफिट है। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था रेवेन्यू क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ या कोई भी खिदमात दें, उसके बदले में जो हमें रेवेन्यू मिलता है, उसके बदले में जो हमारे पास इनकम आती है, वो हमारा रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू में से हम जो अपने खर्चे कर रहे होते हैं, अगर उन रेवेन्यू में से हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर लें तो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू क्या है, कोई भी हम गुड एंड सर्विसेज बेचें, उसके बदले में जो हमारे पास पैसा आएगा, वो आएगा तो कैश, लेकिन वो कहलाएगा रेवेन्यू, क्योंकि उसकी सोर्स क्या है, रेवेन्यू है। मैं उधार ले रहा हूँ, पैसा इसमें भी आ रहा है, लेकिन वो मेरी लायबिलिटी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने पड़ेंगे। मैं आप लोग के साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको ज़रूर पूछें आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन एक दफ़ा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्लीज़ मेरी कोशिश होती है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, क्योंकि सवाल सॉल्व करना, सवाल खुद ही सॉल्व हो जाएगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ तरीके से पढ़ाते हैं, और वो बच्चों को ऐसा पढ़ा रहे होते हैं कि आगे जाके उनको प्रॉब्लम होती है। उस वक्त तो बच्चा खुश होता है कि हाँ भाई मेरे सब समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में जाके स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। बाद में स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता कि ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आपको बताया डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट होता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक जाता है डेबिट साइड पे और दूसरा जाता है क्रेडिट साइड पे। अब स्टूडेंट डेबिट क्रेडिट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि होता क्या है, इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसी तरह एक हमारा प्रिंसिपल है, मैंने आपसे डिस्कस किया था एक क्लास के अंदर, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओनर एक अलग है और उसका बिजनेस एक अलग है, तो हम उसके बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, ओनर की अकाउंटिंग नहीं करते। तो इसी वजह से हम कोई भी चीज़ बिजनेस में लेके आएंगे तो हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कोई भी हम बिजनेस से निकाल के लेके जाएंगे तो हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अब आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे जिसने फर्स्ट ईयर कॉमर्स में स्टार्ट कर लिया है और उसने जनरल बना ली, लेकिन उसको ये नहीं पता डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कौन सा क्या होता है। अब उससे इंटरव्यू में अगर कोई पूछता है, या उससे कोई दूसरा दोस्त उससे पूछता है, या उसका कोई कज़न पूछता है जो पढ़ा लिखा कज़न है, जो सीए कर रहा है, जो आईसी में कर रहा है, जो बीबीए कर रहा है, जो बीकॉम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कुछ ये क्या होता है। आप यकीन करें उसको यही नहीं पता। उसने हालांकि जनरल उसको बनाना आ गई है, उसको टी अकाउंट बनाना आ गए हैं, उसको ट्रायल बैलेंस सवाल आ गया है, उसने कैश बुक कर ली है, उसने सारे सवाल क्वेश्चन करना आ गया उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता ये हम कर क्यों रहे हैं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अकाउंटिंग थ्योरी भी है, देखिए अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता थ्योरी के बगैर। कॉन्सेप्ट जबकि क्लियर नहीं होंगे तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर आप टॉपिक को सॉल्व करेंगे और अगर आपके कॉन्सेप्ट भी होंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा।
अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहा है लेकिन उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता ये हम कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे अकाउंटिंग का कौन सा प्रिंसिपल है, इसके पीछे अकाउंटिंग की कौन सी एजम्पशन है, इसके पीछे अकाउंटिंग का कौन सा एजम्पशन कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशन है, प्रिंसिपल है। आपको मैंने बताया पूरी दुनिया के अंदर अकाउंटिंग सेम है, आप लोगों को पता ही नहीं इस बारे में। लोग बोलते हैं हाँ पान वाला भी अकाउंटिंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके सर ने बताया कि सारे बिजनेस अकाउंटिंग करते हैं। और भाई सारे बिजनेस अकाउंटिंग करते हैं तो मुझे बताएं कि सारे बिजनेस की अकाउंटिंग सेम होती है? हालांकि हम तो ये सीख रहे हैं कि अकाउंटिंग पूरी दुनिया में यूनिफॉर्म है। बार फिर बात बहुत दूर चली जाएगी, लेकिन समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। तो प्लीज़ जब भी पढ़ें आप सही तरह पढ़ें, सही लोगों से पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, तो कैपिटल, अच्छा यहाँ मैंने डिस्कस किया जब भी आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा, जब भी ओनर नई इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्ट एडिशनल अमाउंट, मजीद वो पैसे लेके आ रहा है तो हमारा कैपिटल बिजनेस में बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द बिजनेस इंकर्ड लॉसेज, अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है, देखिए लॉस क्या होता है, बड़ा आसान है। आपके रेवेन्यू कम है, आपके अखराजात ज़्यादा हैं, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। आपके रेवेन्यू 10,000 है फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यू कितने मैंने बताया आपको 10,000, और आपके खर्चे हैं 15,000 के, तो 5,000 का आपको लॉस होगा। या आप पैसा बिजनेस से निकाल लेते हो जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग, तो इससे हमारा कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये मैंने आपको क्लास में भी समझाया था लास्ट टाइम। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कैपिटल को बढ़ाती हैं, और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कैपिटल को कम करती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, अगर ओनर पैसा लेके आ रहा है बिजनेस में नया, तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा। अगर हमारे बिजनेस में लॉसेज हो रहे हैं और अगर हमारे बिजनेस से ओनर पैसा निकाल के लेके जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो हमारा कैपिटल कम होगा। कैपिटल का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आपको, ओनर्स इक्विटी, और इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्थ। कि हमारे नेटवर्क कैसे निकलती है, हम कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से आप अपनी लायबिलिटी माइनस कर लें, कैपिटल आ जाएगा। ये देखें, एसेट्स में से आप लायबिलिटी माइनस कर लें, आपका कैपिटल आ जाएगा। अच्छा, ड्राइंग का फिर बता रहा है, वो ड्राइंग क्या है, यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, विड्रॉल। कौन निकाल रहा है पैसा, कैश निकाल रहा है या सामान लेके जा रहा है? देखिए यहाँ दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, कैश और गुड्स, लेकिन किसके लिए लेके जा रहे हैं, पर्सनल यूज़ के लिए। या पार्टनर कोई पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग कराएगा। लाइब्रेरीज के बारे में डिस्कस किया था। लाइब्रेरीज क्या होती हैं, लाइब्रेरीज वो तमाम हमारे पास डेट्स होते हैं जो हमने पे करने हैं, जो हमने उधार लिए हैं। हमने देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज लोन फ्रॉम द बैंक। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा स्पीड से लेके चल रहा हूँ कि हमने ये सब क्लास में चीज़ें डिस्कस कर ली थी, तो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को कोई लेक्चर ले रहा है जिसको नहीं पता, तो प्लीज़ वो दोबारा पूछ लें। तो प्लीज़ देखिए, लाइब्रेरीज क्या होती है, हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, हमारी मालियाती जिम्मेदारियाँ हैं जो हमें पे करनी है, ये हमारे डेट्स हैं। डेट्स, अच्छा इसको लिखेंगे डेप्ट, लेकिन पढ़ेंगे डेट्स, DET, डेट। ये हमारे बिजनेस के ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, हमने उधार पे गुड्स ली हुई हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है अदर पर्सन और क्रिएटर फॉर गुड्स सप्लाइड। दीज लाइबिलिटीज़ आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यहाँ हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं कि जो, अब इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, इस बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर ओनर से हम उधार ले रहे हैं, अच्छा ओनर भी उधार देता है बाद बिजनेस में, वो सरमाया लेके आ रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन हम ओनर से भी उधार लेते हैं तो वो इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या आएगी। अगर हम बाहर वाले से उधार ले रहे हैं तो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आएगी। सपोज अगर मैं बैंक से उधार ले रहा हूँ तो वो मेरी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है, लेकिन अगर मैं पार्टनर से उधार ले रहा हूँ, मैं अपने ओनर से उधार ले रहा हूँ, बिजनेस अपने ओनर से उधार ले रहा है, तो ये इंटरनल लाइबिलिटीज़ है। बाहर असल मेन चीज़ें हमारे पास करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का एक और नाम है हमारे पास फिक्स लाइबिलिटी, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब बहुत आसान है, अगर हमें लाइबिलिटी 1 साल के अंदर पे करनी है तो हमारी करंट लाइबिलिटी है। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है विच पेबल विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ, और हमें 1 से ज़्यादा अरसे में पे करनी है तो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसका दूसरा नाम क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह पढ़ लें, अच्छी तरह समझ लें। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो हैं जो हमें पे करनी है मोर देन अ ईयर, 1 साल के ज़्यादा अरसे में पे करनी है, 2 साल बाद पे करनी है, 10 साल बाद पे करनी है, 5 साल बाद पे करनी है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ वो हैं जो हमें 1 साल के अंदर पे करनी है। देखें साफ लिखा है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। आगे मैंने आपको बताया था कि एसेट्स आर दोज रिसोर्सेज इन द बिजनेस जो हमारे बिजनेस को हेल्प करते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए। आपको पता है एसेट्स हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। हमारे पास होते हैं करंट एसेट्स, एक हमारे होते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का दूसरा नाम है फिक्स्ड एसेट्स। एक और हमारे पास एसेट्स होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स,
ये आपके लिए अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए करंट एसेट्स क्या होते हैं और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि हम उनको बेचते नहीं हैं, हम उनको अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दे आर नॉट फॉर सेलिंग पर्पज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बताया, फिक्स एसेट्स हैं, एक हमारे पास टेंजिबल है, एक इनटेंजिबल है। फिक्स एसेट्स में दो एसेट्स होते हैं हमारे पास, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और इनटेंजिबल वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। सपोज अगर टेंजिबल की हम बात करें तो हमारे पास बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर आ गया, लैंड आ गया, इक्विपमेंट आ गया, प्लांट आ गया, मशीनरी आ गया, जिनकी बाकायदा कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। क्या होती है? फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब ये बाकायदा हमें फिजिकली नजर आएंगे। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको हम फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये हमारी क्या होती है, गुडविल हो गई। अब आप बोलेंगे सर गुडविल क्या है? गुडविल देखिए वो चीज़ें, एक बिजनेस 15 साल से काम कर रहा है, एक बिजनेस 15 साल से अपने कस्टमर को सर्विसेज दे रहा है, एक बिजनेस 15 साल से चीज़ें बेच रहा है, तो उसके कोई ना कोई कस्टमर होंगे नहीं होंगे, उसका कोई ना कोई नाम होगा नहीं होगा, उसकी कोई ना कोई रेपुटेशन होगी नहीं होगी, तो वो क्या कहलाती है, उसकी गुडविल कहलाती है। अच्छा, फिक्स एसेट्स की उम्र ज़्यादा होती है। फिक्स एसेट्स जो है वो मोर देन 1 ईयर के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये हमारे सारे फिक्स एसेट्स हैं। करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकेंगे। देखिए साफ लिखा हुआ है, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से हो गए करंट एसेट्स? हमारे पास कैश है फॉर एग्जांपल। अच्छा, स्टॉक बोलते हैं इन्वेंट्री को, और मैंने बताया था इन्वेंट्री क्या होती है, जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। अगर मैं कोई चीज़ खरीदूं बेचूं तो वो हमारा क्या कहलाती है? इन्वेंट्रीज कहलाती है। क्या कहलाती है? इन्वेंट्रीज। तो ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सके। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, करंट एसेट्स दीज आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ ईयर। विद इन ईयर का मतलब 1 साल के अंदर अंदर हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो ये कैश होंगे, इन्वेंट्री होगा, या मैंने आपको बताया था हमारे अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, ये भी हमारे एसेट्स होते हैं, जिसको हम AR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AR क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल वो पैसा है जो हमें अपने कस्टमर से लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमने उसको उधार पे माल बेचा था। एक हमारे प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं जो हमने पहले से पे कर दिए। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। हमने इसको अभी भी पे किया तो ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये आगे जाके एक्सपेंस बन जाएंगे। सपोज अगर मैं आपसे शेयर करता हूँ प्रीपेड एक्सपेंस के हवाले से, ज़रा समझिएगा इस बात को, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वो क्या है जनाब? प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने इंश्योरेंस पे कर दिया 6 महीने का, 1 साल का, तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है? कि मैंने अपनी बिजनेस का इंश्योरेंस करवाया, इसका मतलब है मुझे 1 साल तक प्रोटेक्शन मिलेगी। तो मेरा खर्चा नहीं हुआ, 1 साल जब गुजर जाएगा तो मेरा एक्सपेंस कहलाएगा, अभी तो वो मेरा एसेट्स है। तो प्रीपेड पे कहीं भी लिखा हो, प्लीज अगर प्रीपेड कहीं भी लिखा हो, ये आपका करंट एसेट्स है, ये याद रखिएगा। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ और भी चीज़ें आती है, रिसीव्स हैं, एक्सपेंडिचर्स है, इनकम है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, गेन है, लॉसेज है। अच्छा, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, जरा इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें कि रिसीव क्या है। कोई भी आपको अमाउंट रिसीव्ड हो रही है या रिसीवेबल होगी जब आप क्या करते हैं, गुड सेल करते हैं या एसेट्स बेच रहे हैं, तो या तो ये रेवेन्यू रिसीव्ड होगी या फिर ये कैपिटल रिसीव्ड होगी। अभी रेवेन्यू रिसीव क्या उनसी होती है? जब भी आप अपने बिजनेस में चीज़ें बेच रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ पैसा मिला है या मिलेगा। तो आपको याद हो हमने डिस्कस किया था, ये हमारे क्या है, रेवेन्यूज हैं। और द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू नेचर लाइक अ सेल ऑफ एसेट्स। देखिए, इन्वेंट्री को बेचना एक अलग चीज़ है, एसेट्स को बेचना एक अलग चीज़ है, ये आप दिमाग में बैठा के रख लें। आप लैंड बेच रहे हो, लैंड आप रोजाना नहीं बेचते, लैंड आपका एक बिग एसेट्स है। तो जब भी आप अपने एसेट्स को बेचोगे, लैंड बेचोगे, बिल्डिंग बेचोगे, अपना प्लांट बेच रहे हो, अपनी मशीनरी बेच रहे हो, तो ये इसके बदले में जो पैसा आएगा वो हमारा कैपिटल रिसीव्ड है। लेकिन आप अगर जो आप चीज़ें बेचते हो, खरीदते हो, आपकी गुड्स जो है, जो आपकी इन्वेंट्री कहलाती है। अच्छा, इन्वेंट्री समझ लें प्लीज़, इन्वेंट्री क्या होती है? जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। अगर मेरा फर्नीचर का कारोबार है तो फर्नीचर मेरी क्या होगी? इन्वेंट्री होगी। अगर मेरी मेडिकल स्टोर है तो मेडिकल स्टोर मेरी क्या होगी? इन्वेंट्री होगी। तो अगर मैं वो चीज़ें बेच रहा हूँ तो उसके बदले में जो पैसा आएगा वो मेरा क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है। तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीव्स।
अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इनकम को जरा देखें प्लीज। इनकम क्या होती है, मैंने शायद आपसे डिस्कस किया था। इट इज़ अ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड विच इज कैलकुलेटेड डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। देखिए बात वही आ गई, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट और इनकम एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, और मैंने बताया था कि जनाब इनकम और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या है, जब हम अपने रेवेन्यू को एक्सपेंस से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, रेवेन्यू को हम अपने एक्सपेंस से माइनस करेंगे तो हमारी क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, और प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है, इनकम है। लेकिन शर्त यह है कि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो, एक्सपेंस हमारे कम हो। मैं 15,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ें बेची हैं, मैंने 15,000 रुपये कमाए हैं, और मेरा खर्चा 10,000 रुपये का हुआ है, तो मेरा 5,000 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप मैं सोचूं, मैं आपसे एग्जांपल दूं कि 20,000 रुपये मैंने कमाए और मेरा खर्चा जो है वो एक्सपेंसेस है वो 25,000 रुपये के है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रेवेन्यू मेरा 20,000 रुपये का है और एक्सपेंस मेरा 25,000 रुपये का है, तो मेरा रेवेन्यू कम होगा और एक्सपेंस ज़्यादा होगा, तो ये मेरा लॉस है। अब देखिए उन्होंने एक्सपेंस को समझाने की कोशिश करी कि एक्सपेंस क्या होते हैं। ये वो तमाम खर्चे होते हैं जो हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो। क्या जनरेट हो, रेवेन्यू जनरेट हो। फॉर एग्जांपल आपका मेडिकल स्टोर है, आप दवाइयाँ बेचते हो, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। आपका बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है, आप अकाउंटिंग भी करते हो उसके अंदर, क्योंकि ट्रांजेक्शन बेशुमार हैं, तो आप दवाइयाँ बेच रहे हो, इंजेक्शन बेच रहे हो, सब कुछ काम कर रहे हो ना। लेकिन मुझे बताओ, जब मेडिकल स्टोर खोलोगे तो लाइट जलेगी नहीं जलेगी? आपने चौकीदार रखा होगा नहीं रखा होगा? आपने एम्प्लॉय रखे होंगे नहीं रखे होंगे? ये मैं मानता हूँ कि आपको ये मेडिकल स्टोर रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा, आपको मुनाफा कमा के दे रहा होगा, लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी तो होंगे ना। तो एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इंकर्ड बाय जनरेट रेवेन्यू। एक्सपेंसेस वो तमाम कॉस्ट होती है जो हेल्प करती है हमें कि हम अपने बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करें। अब हमारे पास दो किस्म के एक्सपेंस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, जो हमारे एसेट्स होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस होते तो हमारा एक्सपेंस है, लेकिन इनको हमने पहले से पे कर दिया है। लेकिन ये हमारे क्या तस्वुर किए जाएंगे, ये हमारे एसेट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एसेट्स। जब तक ये एक्सपायर नहीं हो जाएंगे, जब तक ये यूज नहीं हो जाएंगे, ये हमारा एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, आपने 1 साल का इंश्योरेंस अभी से करवा लिया, तो ये आपका प्रीपेड है। हाँ, जब 1 साल पूरा गुजर जाएगा तो ये आपका एक्सपेंस बन जाएगा। अभी ये एसेट्स है, उसके बाद क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर आपने रेंट पे कर दिया 6 महीने का एक साथ, तो आप बोलोगे यार ये तो मेरा खर्चा हो गया। भाई आपने 6 महीने को एक साथ पे कर दिया है, तो अभी आपका खर्चा नहीं हुआ। 6 महीने तक आप उस जगह को इस्तेमाल करोगे, जब भी तो आपने रेंट पे लिया एडवांस में। जब आप रेंट पे करते हो एडवांस में, तो ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड का मतलब पहले से पे कर दिया, ये आपका एसेट्स है। हाँ, 6 महीने गुजरने के बाद ये आपका क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा, क्योंकि आपने पूरी की पूरी जगह इस्तेमाल कर ली है उस बंदे की, जिस बंदे से आपने जगह ली हुई है, आप रेंट पे कर रहे हो। तो ये प्लीज़ आपने दोबारा पूछ लेना अगर ये चीज़ क्लियर ना हो तो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, वो एक्सपेंस होते हैं जो आपने अभी तक पे नहीं किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बिजली का बिल इस्तेमाल किया है, बिजली इस्तेमाल की है नवंबर में, बिल आएगा दिसंबर में, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपको पे करनी है। यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, शोज एज अ लायबिलिटी, और इसको हम कहाँ शो करेंगे, अपनी एज अ बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटी में, क्योंकि ये वो एक्सपेंस है जो आपने अभी तक पे नहीं किया है। इसी तरह प्रॉफिट की हम बात करें, प्रॉफिट मैंने अभी आपको बताया कि रेवेन्यू को हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस से, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब रेवेन्यू से हमने एक्सपेंस को माइनस किया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने मजीद उस एक्सपेंस माइनस कर दिया तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है। ये हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे कि जनाब नेट प्रॉफिट कैसे होता है। अच्छा, गेन और लॉस बहुत कॉमन सी चीज़ है, मैं आपसे अगर शेयर करूं, अगर आपने कोई बिल्डिंग ली है फॉर एग्जांपल 15 करोड़ रुपए की, कितने की लिए बिल्डिंग, 15 करोड़ रुपए की। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपने उसको बेच दिया 25 करोड़ का। देखें आपने लिया कितने था, 15 करोड़ का, और आपने बेचा कितना, 25 करोड़ का, तो आपको 10 करोड़ का गेन हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गेन क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेस अपना एसेट्स बेचती है, लैंड बेच रही है, मशीनरी बेच रही है, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है वो बेच रही है, और उसको पहले से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं,
उसने लिया था 15 करोड़ रुपए का लैंड मशीनरी, अब उसको 25 करोड़ मिल रहे हैं उसके, तो हमारे पास 10 करोड़ का गेन होगा। इसी तरह लॉस कैसे होता है? लॉस उसका उल्टा है कि हमने लिया था 15 करोड़ का और हमें सिर्फ उसकी कीमत मिल रही है 10 करोड़ रुपए, तो हमें 5 करोड़ का हमें लॉस हुआ है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। अभी देखिए मुख्तलिफ चीज़ें जो आपके आगे आएंगी, परचेजेस क्या होती है, परचेज रिटर्न क्या होती है, सेल्स क्या होती है, सेल रिटर्न क्या होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, ये सब छोटी छोटी टर्म्स है। प्लीज़ आपने इसको गो थ्रू करनी है। आप इसको अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे इसको रोक के आप देख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो परचेज क्या होती है, मैंने आपको शायद डिस्कस किया था। जब भी हम कोई चीज़ खरीदें बेचने के लिए, वो हमारी परचेजेज है। देखिए लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर मैं लैंड ले रहा हूँ, मैं बिल्डिंग ले रहा हूँ, मैं मशीनरी खरीद रहा हूँ। ये आपकी परचेजेज नहीं है। आप खरीद तो रहे हो उनको, लेकिन ये आपके एसेट्स हैं। परचेजेज वो खास वर्ड है जो हम वो चीज़ें खरीदें जो हम बेचने के लिए लें। देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर बॉट फॉर रीसेल पर्पज। मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, मेरा है फॉर एग्जाम्पल मेडिकल स्टोर बहुत बड़ा। अब मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, इंजेक्शन ले रहा हूँ, टैबलेट ले रहा हूँ, सिरप ले रहा हूँ, सिरिंज ले रहा हूँ, ये सब मेरी परचेजेज हैं। लेकिन अगर मैं शोकेस ले रहा हूँ ताकि उसमें दवाइयाँ रख सकूँ, तो वो मेरी परचेजेज नहीं कहलाएंगी, वो मेरी शोकेस ही कहलाएगा। तो परचेजेज और सेल्स वो खास वर्ड हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इन्वेंट्री क्या होती है, तब आपसे पूछता है व्हाट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारी वो गुड्स होती है जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, जो हम खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, हमारी इन्वेंट्री है। तो मेरा अगर मेडिकल स्टोर है तो दवाइयाँ मेरी इन्वेंट्री है। अगर मेरा फर्नीचर का कारोबार है तो टेबल्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल, बेड, मैट्रेस, ये मेरी इन्वेंट्री है। अगर मेरा लकड़ी का कारोबार है तो लकड़ी मेरी इन्वेंट्री है। अगर मेरा वाइट बोर्ड का कारोबार है तो वाइट बोर्ड मेरी इन्वेंट्री है। अगर मेरा स्टेशनरी का कारोबार है तो स्टेशनरी सारी मेरी इन्वेंट्री कहलाएगी। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और ले रहा हूँ अपनी दुकान के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो वो मेरी इन्वेंट्री नहीं कहलाएगी, वो मेरा वही कहलाएगी जो मैं ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ अपने बैठने के लिए ऑफिस टेबल ले रहा हूँ, तो मेरे वो बिजनेस का फर्नीचर कहलाएगा। लेकिन इसके अलावा जो फर्नीचर रखा हुआ है बेचने के लिए, वो मेरी इन्वेंट्री कहलाएगी। प्लीज़ 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 अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर ना हो तो आपने पूछनी है। अच्छा, परचेज आपने खरीद लिया, अब आप कुछ दवाइयाँ कुछ ख़राब लग रही हैं तो आपने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो जो गुड्स आप खरीदें बेचने के लिए और वो चीज़ डिफेक्टिव निकल आए तो आप उसको वापस कर देंगे, तो क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। क्या लिखा हुआ है, व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर फॉर एनी रीजन इट इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न, और इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब मेरे पास कोई चीज़ आई थी, जब मैंने खरीदी तो मेरे पास आई थी वो चीज़, तो इनवर्ड थी। अब मैं उसको वापस कर रहा हूँ क्योंकि उसमें डिफेक्टिव निकल आई, तो वो रिटर्न आउटवर्ड भी कहलाता है। और वैसे उसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। अच्छा, अभी मैंने चीज़ें खरीदी, अब मैं बेच रहा हूँ तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स। अब मैंने अपने कस्टमर को चीज़ें बेच दी, अब मेरे पास दो तरीके हैं बेचने के, या तो कैश सेल है या फिर क्रेडिट सेल है। अब मेरा कस्टमर बोल रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो मुझे वो वापस करने आ रहा है, तो मेरा कस्टमर मुझे वापस कर रहा है, तो मेरे लिए वो क्या कहलाएगी, क्योंकि मैंने उसको बेचा था, सेल्स थी मेरी, अब वो मुझे वापस कर रहा है मेरा कस्टमर, तो वो क्या कहलाएगी, सेल रिटर्न। प्लीज़ ये मैं यहीं रोकता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में तो आप पूछ लें। परचेज का मतलब जब भी मैं कोई गुड्स खरीदता हूँ उसको बोलता हूँ परचेजेज। अच्छा, गुड्स क्या होती हैं, वो गुड्स जो मैं खरीदता हूँ बेचने के लिए। अब मैंने खरीदी, मुझे माल अच्छा नहीं लगा तो मैंने वापस कर दी कुछ गुड्स, तो परचेज रिटर्न कहलाएगा वो। सेल्स क्या होती है, मैंने अपने कस्टमर को बेचा है तो उसको हम बोलेंगे सेल्स। जो मैंने गुड्स खरीदी थी बेचने के लिए, अब मैं उसको बेच रहा हूँ तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स। और अब कस्टमर मुझे बोल रहा है ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे वापस दे दो, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, क्योंकि अब वो चीज़ वापस आ रही है मेरे पास, तो मेरे पास उसको मैं बोलूँगा रिटर्न इनवर्ट, या उसको बोलूँगा सेल रिटर्न। क्योंकि सेल रिटर्न क्यों है, क्योंकि मैंने उसको जब बेचा था तो वो मेरी सेल्स थी,
जब मेरे पास वो वापस आ रही है, मेरा कस्टमर मुझे वापस कर रहा है, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, सेल्स रिटर्न। तो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हो ताकि मैं फिर आपसे शेयर कर सकूं। सही है, मुझे लाजमी आपने फीडबैक देना है, कोई भी चीज़ अनक्लियर हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं।